नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्टिस्टिक टॉक विद संकल्प श्रीवास्तव में। आज जैसा कि आपको पता है, हर बार शख्सियत कोई ना कोई नई आती है। आज भी कोई ऐसी शख्सियत आई है जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट है। मतलब आप उनसे मिलेंगे, उनका मिजाज समझेंगे तो आपको पता चलेगा यार ये आदमी क्या है। ये ना तो इधर का रहा ना उधर का रहा, लेकिन ये फिर भी हर जगह का रहा। ऐसे हैं हमारे पिनाकी रॉय जी। स्वागत करिए इनका। तो पिनाकी रॉय जी कि आपका करियर स्टार्ट हुआ, क्या करियर रहा, किस तरीके से आप आए? तबला प्लेयर भी हैं, आईटी के भी हैं, और मतलब परकशंस में भी आपने अपने आप को निखारा हुआ है। आप माउथ ऑर्गन भी बजाते हैं। तो क्या मतलब ये है क्या? आप पूरा माजरा पहले समझाइए हमारे दर्शकों को। बहुत सिंपल है। कहते हैं ना कि मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाना पड़ता, तो कुछ मामला ऐसा ही है हमारा। बीइंग ए फ्रॉम ए बंगाली फैमिली, हमारा म्यूज़िक और ये सब तो एक खून में ही था। घर पे मैंने पिताजी को तबला बजाते हुए सुना है, देखा है। मेरे चाचा बहुत अच्छे सिंगर हैं। फैमिली में और भी लोग हैं जो अच्छे म्यूजिशियंस एंड सिंगर्स हैं, तो उनके बीच में पला बढ़ा हूँ। बचपन से म्यूज़िक सीखा है। लेकिन जो होता है ना कि पेरेंट्स का कि पढ़ाई लिखाई करना ज़रूरी है, पढ़ो लिखो, म्यूज़िक भी करना है, खेलना भी है, सब कुछ करना है। तो पता नहीं, म्यूज़िक एक खून में ही बसा हुआ था। जब मैं छोटा सा था, मुझे फिल्मी गानों को मैं जैसे रेडियो पे सुन रहा हूँ तो उसका रिदम ज़्यादा अपील करता था एज़ कम्पेयर टू द म्यूज़िक पार्ट, सिंगिंग पार्ट एंड ऑल। तो मैं म्यूज़िक पे, रिदम पे ज़्यादा ध्यान देता था। वो मेरा शुरू से ही था। तो ऐसे मेरा बचपन बीता। बड़ा हुआ तो दिमाग में थोड़ी सी टेक्निकल बातें भी थी। थोड़ा वो खुराफात ऐसे खिलौने खोल डालता था। उसके अंदर में वो आवाज़ कैसे करता है, उसमें वो पत्थर कैसे खिंचता है, लाइटें कैसे आती हैं, तो खोल खाल कर उसको देखना। तो ये करते करते कहीं ना कहीं वो रुझान उस तरफ थी। आईटी की पढ़ाई की, मुझे अच्छा लगा। स्कूल में जब आईटी पढ़ता था तो अच्छा लगता था। बड़े को उसकी पढ़ाई कर ली, तो इस तरह से म्यूजिशियन भी बन गया। और उधर तो आप एक तरीके से टेक्नो म्यूजिशियन बन गए। लेकिन टेक्निकल आपने इंस्ट्रूमेंट नहीं चुना। आपका इंस्ट्रूमेंट बड़ा ही काम करने वाला, बहुत ही क्लासिकल वे में चलने वाला तबला है, जो कि आपका मेन इंस्ट्रूमेंट है। तो तबले के आपके गुरुजी कौन रहे? तबला मैंने सीखा है डी काले साहब से। वो महाराष्ट्र के हैं, लेकिन पटना रेडियो में, आकाशवाणी में वो थे पोस्टेड। और बहुत ही उम्दा टीचर थे वो जी। ऐसे परफॉर्मर। वो अच्छे, बहुत ही अच्छे क्लासिकल सिंगर भी थे। नहीं, मैं कहूँगा हैं, अभी वो हैं। तो किस्मत रही है मेरी। और भी बहुत लोग रहे हैं लाइफ में, लेकिन मेन गुरु अगर मैं किसी को कहता हूँ तो वही थे जिन्होंने मुझे तबले को एक मैथमेटिक्स और एक फॉर्मूले की तरह समझाया। जो समझना बहुत आसान हो गया। एक एक बोल कैसे बनता है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है जी, विभाजन कैसे होती है, वो सारी चीज़ें जो ग्रामेटिकली उन्होंने समझाया, जो बेस उन्होंने बनाया, वो शायद वो ना होते तो मैं इस तरह से नहीं उस चीज़ को समझ पाता। तो आपका रुझान, जैसा आपने बताया कि शुरू से ही आपका रुझान आईटी में था, और क्योंकि एक बंगाली फैमिली थी तो म्यूज़िक भी आपके खून में आ गया। कभी आपने कुछ ऐसा सोचा था कि शायद आप किसी और फील्ड में प्रोग्रेसिवली कहीं चले जाएंगे? क्योंकि अभी आप एक एज अ म्यूजिशियन भी काम कर रहे हैं। मतलब आपको अगर कहीं पे कोई कॉल आता है तो आप एज अ म्यूजिशियन भी वहाँ पे रहते हैं, और आप आईटी के तो हैं ही। कभी आपने ये सोचा था कि मैं आगे जाकर सिर्फ म्यूज़िक में लग जाऊंगा या सिर्फ आईटी में लग जाऊंगा,
क्योंकि ये दो एक तरीके से दो नाव पे एक साथ पाँव है। ऐसा है कि शुरू से ही मैं ये था मन में कि मैं म्यूज़िक में जाऊंगा, कि शुरू से ही मन में था। लेकिन चूँकि मैं कह रहा हूँ कि मेरे घर पे जो लोग हैं, और किस्मत रही है कि बड़े बड़े आर्टिस्ट्स के बीच में भी रहा हूँ, लेकिन एक शिक्षा ऐसी होती है बंगालीज में कि आपको एक सिक्योर इनकम चाहिए। बहुत बुरा लगता है ये कहने में, लेकिन ये हकीकत है शायद, कि हमारे देश में कलाकार को और खिलाड़ी को कोई नहीं पूछता। जब तक किसी अच्छे क्रिकेटर ने कहा था, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, हालांकि सब समझ जाएंगे, वो कहते हैं कि जब तक बल्ले में ठाठ है, जब तक बल्ले में दम है, तब तक ठाठ है। तो ये एक ऐसी हकीकत है कि जो मुझे समझाया गया शुरू से। तो बीइंग ए म्यूजिशियन मैं फिर भी म्यूजिक में नहीं जा पाया, हिम्मत नहीं कर पाया। वो असल में बैक ऑफ द माइंड जो फीड की गई मुझे, भारत में ये एक चला आ रहा है ना, मेरे ख्याल में ऐसा है नहीं कि ये पुरातन काल से चल रहा है, ऐसा नहीं है। अभी सुधरा है मामला। मैं अब कहूँगा कि अब खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दी जा रही है, म्यूजिशियंस को प्रोत्साहन दी जा रही है, अब चीज़ें बदली है। लेकिन हम जिस ज़माने में थे, जब हम स्ट्रगल कर रहे थे और यहाँ पे आना चाह रहे थे, इस तरह से अपने आप को स्टैब्लिश करना चाह रहे थे एज ए म्यूजिशियन और एज ए म्यूजिक डायरेक्टर। म्यूजिक डायरेक्टर बोलना तो खैर बहुत बड़ी चीज़ होगी, उस वक्त हमने इतना भी नहीं सोचा था कि हाँ अच्छे से ऑनेस्टली मैं म्यूज़िक करूँगा, म्यूज़िक में करूँगा काम। वो ऑनेस्टी तब भी थी, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया कि एज ए म्यूजिशियन मैं इसको एज ए कैरियर लेके चलूँ। ओके, वो मैं बात बता रहा था कि और आपने एक बात कही कि दो नाव पे पाँव रख के चलने वाली बात, वो ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि दिन में मैं सड़क पे चलता हूँ, रात में मैं नाव की सवारी करता हूँ। तो दिन में ऑफिस में एक आईटी पर्सन हूँ, भाई टाई शाई लगा कर बैठा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ, या पेचकस से काम करना, जो भी अपने टूल से, और रात को अपना तबला उठाया, हथौड़ी उठाई और शुरू हो गया। तो दिन में अलग चीज़ है, रात में अलग चीज़ है। जो ऑफिस टाइम है वो ऑफिस टाइम है। जैसे ऑफिस से फ्री हूँ तो फ्री माइंड होने के लिए और अपने आप को जीने के लिए फिर मैं एक म्यूजिशियन हूँ। बिल्कुल। तो मेरा ये कहना था कि आप आजकल का जो हमारा ये युवा पीढ़ी चल रही है, ये क्लासिकल से थोड़ा सा विपरीत ओर जा रहे हैं, जबकि हमारा भारतीय शास्त्रीय संगीत अपने आप में ही बहुत मतलब गूढ़ एक सागर है, जिसमें अगर कोई डुबकी लगाएगा तो उसकी गहराई भी नहीं पता चल सकेगी। मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ आपकी इस बात से। बात ये है कि आज के डेट में जो युवा पीढ़ी को मैं देख रहा हूँ, युवा पीढ़ी में एक चीज़ है कि वो हर चीज़ में शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि जैसे फिल्मी म्यूज़िक है, सुगम संगीत है, और पाश्चात्य म्यूज़िक है, वेस्टर्न म्यूज़िक जो कहते हैं, वो अट्रैक्ट करता है, लेकिन उस अट्रैक्शन तक पहुंचने के लिए बेस तो क्लासिकल ही है। ये हर एक को समझना होगा कि अगर आप चाहे इंडियन क्लासिकल हो चाहे वेस्टर्न क्लासिकल, आप किसी भी फील्ड में जाएं, आप एक अच्छा क्रिकेटर, कामयाब क्रिकेटर को देख रहे हैं, लेकिन आपने कभी ये नहीं देखा है कि फेल्योर वाले क्रिकेटर्स भी कितने हैं। बिल्कुल। जिसने उस लेवल तक अपनी पहुंच बनाई है, उस क्रिकेटर को ही अगर आप देख लें तो उसकी कितनी स्ट्रगल रही है। किस्मत बहुत कम लोगों को मिलती है, लेकिन जो भी आते हैं 99% लोग अपनी मेहनत करके आते हैं, वो कोचिंग कैंप्स वगैरह करते हैं। इसी तरह से म्यूज़िक में अगर आप आ रहे हैं, आप चाहते हैं एक सिंगर बनना या एक आर्टिस्ट, कोई सा भी आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, इवन कि आप एक साउंड इंजीनियर बनना चाहते हैं, आपको सुरों का, म्यूज़िक का सेंस होना चाहिए। ये किस टाइप का गाना है। आपको वेस्टर्न गाना अच्छा लग रहा है, मगर आपको ये पता होना चाहिए कि ब्लूज़ और जैज़ में क्या फ़र्क है, रॉक और पॉप में क्या फ़र्क है। इसी तरह से इंडियन क्लासिकल में जितने फॉर्मेट्स हैं, सारे एक दूसरे से अलग है। बिल्कुल सही बात है आप जो कह रहे थे अभी कि इस एक गहरा समंदर है, इतना गहरा समंदर है कि कोई भी संपूर्ण नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो मैं युवा पीढ़ी से यही कहूँगा कि आप अगर कुछ भी करना चाहते हैं, अपना बेस तगड़ा कीजिए। जैसे मकान बनाते हैं, बहुत आसान सी बात है,
मकान बनाते हैं, बेस को, प्लेंथ को हमेशा मजबूत करते हैं। उसके ऊपर जितनी ऊंची बिल्डिंग बनाओ, जितनी ऊंची बिल्डिंग बनानी है उतनी ही मजबूत गहराई तक आपको पिलर डालना पड़ेगा। इसी तरह से म्यूजिक में या किसी भी फील्ड में आप अगर आगे जाना चाहते हैं तो देयर इज नो शॉर्टकट एक्चुअली। बिल्कुल। इक्के दुक्के लोग होते हैं। एक आधी एग्जाम्पल है हमारे सामने, जैसे किशोर कुमार, एक ही एग्जाम्पल है, बिल्कुल। लेकिन वो हर कोई नहीं हो सकता। मैं भी अगर चाहूँ तो मैं भी नहीं बन सकता। मैंने भी मेहनत की है, सबने मेहनत की है, इनफैक्ट आपने भी बहुत मेहनत की है। वो मेहनत अगर अंदर नहीं रहे, वो शिक्षा अगर अंदर नहीं रहे तो कैसे होगा? बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मेरा एक सवाल है मैं आपसे बहुत ही एक्सक्लूसिव ये सवाल कर रहा हूँ। मैं जितने भी यहाँ आर्टिस्ट आए हैं और जितने आएंगे उनसे मैं ये सवाल नहीं करने वाला। एक सवाल मेरा है कि आपको क्या लगता है आज के टाइम में, जैसा कि ये हमारा कन्वर्सेशन भी YouTube पे आने वाला है, लेकिन आज के टाइम में YouTube एक यूनिवर्सिटी बन गया है जहाँ पे हर कोई शिक्षा देने के लिए बैठता है और वो 10 मिनट में हर चीज़ आपको सिखा सकता है। वो बोलते हैं कि आप 3 क्लास के अंदर सीखिए क्लासिकल क्या है। मतलब आपको क्या लगता है कि ये हमारी जो किशोरावस्था है उसको भ्रमित करने की एक साजिश रची जा रही है? ये है क्या आखिरकार? मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है। मैं एक बात कहता हूँ कि नॉट ओनली यूट्यूब, सारी की सारी सोशल मीडिया जो आज के डेट में है वो उनमें अच्छी कंटेंट्स भी है, बिल्कुल, लेकिन उसमें बहुत रबिश चीज़ें भी भरी हुई है। ये हर एक यूथ को, हर एक एज के लोगों को, अगर मैं ही हूँ अपने एज के बंदों को अगर देखूँ तो सबकी अपनी एक पसंद, एक समझ होती है। ये जो कहते हैं कि आप 3 क्लास में क्लासेस लीजिए और यू विल बिकम ए क्लासिकल सिंगर और ए क्लासिकल आर्टिस्ट, या आपको इंडियन क्लासिकल या वेस्टर्न क्लासिकल के बारे में नॉलेज हो जाएगा। मैं तो आज तक नहीं सीख पाया हूँ। 3 क्लासेस लेके भी सीख पाऊंगा क्या? तो ये सोचने वाली बात है कि 3 क्लासेस में या 4 क्लासेस में आप पूरा सीख जाएंगे। अच्छा, जैसा हमारे यहाँ बोला जाता है, होनी चाहिए। हमारे यहाँ बोला जाता है गुरु बिन कौन करे भव पार, कि अगर गुरु नहीं है तो रास्ता कौन दिखाएगा। लेकिन आजकल YouTube देख के हर कोई जो है एकलव्य बनना चाहता है कि मैं YouTube देख देख के सब सीख जाऊंगा, सब कुछ मुझे पता चल जाएगा कि YouTube पे क्या चल रहा है, अभी आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। लोग उसी से ही सारी अपनी दीक्षा ले रहे हैं। तो क्या ये सही राह है? देखिए, अगर आप YouTube से सीखना चाहते हैं तो एक बात तय कर लीजिए कि आपको पहले से उस चीज़ की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक क्या, बेसिक से भी एडवांस नॉलेज होनी चाहिए। अब मैं अपने क्लासेस की बात बता रहा हूँ। मैं जब अपने एडवांस क्लासेस के लिए जाता था तो मैं उस लेसन को पहले से पढ़ के जाता था और उसमें अपने डाउट्स को टीचर के पढ़ाने से पहले मैं पढ़ता था, उस चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़ता था। वैसे मुझे रीडिंग का इतना शौक़ नहीं है, लेकिन अपने सब्जेक्ट को हमेशा पढ़ता था, मैं पढ़ के जाता था। और टीचर के सामने होते हुए भी मैं कुछ चीज़ें नहीं समझ पाता था। टीचर जो मुझे सामने से पढ़ा रहे हैं तब भी नहीं समझ पाता था, और टीचर और मेरे बीच में वो एक रिश्ता बन गया था कि मेरी आंखों को देखकर उनको पता चल जाता था कि ये नहीं समझ पाया है। और जब पूछता टीचर से का ये सवाल होता था, हाँ भाई कहाँ तक पहुँचे, तो मैं फलानी जगह पे वहाँ पर फंसा हुआ हूँ, इतनी देर से बताया क्यों नहीं? तो मैं कोशिश कर रहा था क्या कंफ्यूजन है। मैंने बताया अपने कंफ्यूजन कि मैं यहाँ फंस गया हूँ। हाँ भाई, टीचर ने पूछा और किसको किसको परेशानी है, पता चला आधे से ज़्यादा क्लास ने हाथ उठा दिया कि परेशानी उनको भी है, उनको भी समझ में नहीं आ रही है। अब मैं यही चीज़ कहता हूँ, यूट्यूब क्या ऐसे सिखा सकता है? आप कितनी बार उस चीज़ को रिवाइंड कर करके कितनी बार देखेंगे? आप कुछ भी सीख रहे हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक्स बता रहा है आपको कि आपको 10 MFD का एक
कैपेसिटर लगाना है। 10 MFD का कैपेसिटर कैसा होता है, कैसे मार्क करते हैं? एक रेजिस्टेंस लगाना है, 100K का लगाना है या 1 meg का लगाना है, उसकी में कलर कोडिंग होती है। आपके पास अगर उस कलर कोडिंग को देख के रेजिस्टेंस को देखा जाता है, कलर कोडिंग से ही उसका नंबर पता चलता है कि उसकी वैल्यू क्या है। क्या वो यूट्यूब आपको बता रहा है? अगर आपके पास वो नॉलेज नहीं है तो उस टीचर का क्लास आप अटेंड करके सीखेंगे कैसे? बिल्कुल। 1 to 1 जब टीचर सिखाता है या सिखाते हैं तो होता क्या है कि गुरु शिष्य एक दूसरे को समझते हैं। शिष्य को कुछ अगर समस्या होती है तो वो अपने टीचर से पूछ सकते हैं। गुरुमुखी शिक्षा जो होती है उसका कोई तोड़ है ही नहीं। आप YouTube से एज ए रेडी रेकनर या रेफरेंस लेने के लिए आप देख सकते हैं, बट उससे सीख के आप एकलव्य नहीं बन सकते, नहीं बन सकते आप। अच्छा, आप अभी आने वाले समय में आने वाली जो जनरेशन है उसको कोई एक ऐसा सुझाव देना चाहें जिससे वो अपने आने वाले कल को बेहतर और सुखमय बना सकते हैं किसी भी अपने प्रोफेशन को चुनकर? सभी युवा पीढ़ी से मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले अपने आप को पहचानो। आप किसके लिए बने हो, आप क्या बेहतर कर सकते हो, द बेस्ट यू कैन डू इन। आप अपने आप को पहचानो। जब आप समझ जाओगे कि मैं इसमें अच्छा हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, आप अपने दोस्त यार को मत देखो कि वो क्या कर सकता है, उसको या किसी और को देखकर आपको ये नहीं सोचना है कि वो कर सकता है मैं नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं, वो हो सकता है कि बहुत अच्छा म्यूजिशियन है, हो सकता है कि आप सेल्स या मार्केटिंग में बहुत अच्छा है, आप PR आपका बहुत अच्छा है। तो आप अपने आप को उसमें उसको पहचानिए सबसे पहले, और उसके बाद जी जान से मेहनत कीजिए। मेहनत में कोई कोताही नहीं करें और आँख और कान हमेशा खुले रखें, मुंह बंद आँख और कान खुले। ये क्यों? क्योंकि अगल बगल से जो भी आपको फीड्स मिल रही हैं उसमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ को आपको पहचानना होगा। रुझान कहाँ है हर चीज़ का, व्हाट इज़ द बेस्ट दैट इज़ कमिंग। मुझे किस रास्ते जाना है, क्या चीज़ पढ़ना है, कौन सी किताब बेस्ट है, इन सब चीज़ों के लिए आँख और कान खुली रखें। ज़ुबान इसलिए बंद क्योंकि दूसरे का सुनना ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब आप बोलें तब पूरी तैयारी के साथ बोलें, वरना तो ना बोलें, दूसरों की सुने, वो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। थैंक यू सो मच पिनाकी जी, आप आए, आपने इतना बढ़िया एक सेशन दिया एक तरीके से, क्योंकि मैं चाह रहा था कि कुछ एक इस तरीके का हमारा रहे एक एपिसोड जिसके अंदर युवा पीढ़ी और किशोर अवस्था के जो हमारे नव युवक और निकलते हैं, उभर के आते हैं म्यूजिशियंस और सब किसी भी फील्ड में, उनको एक सही गाइडेंस मिले। तो थैंक यू सो मच, आप हमारे शो में आए। और मैं आपके सामने एक बार फिर दरख्वास्त करने आया हूँ कि देखिए, हम आपके लिए शो ला रहे हैं, इतने सारे एपिसोड्स, इतने सारे म्यूजिशियंस, इतने सारे म्यूजिशियन क्या हर तरीके का आर्टिस्ट, तो जितने भी आर्टिस्ट आ रहे हैं उनको सपोर्ट करिए। आप उनको इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे फॉलो करिए, हमें भी सपोर्ट करिए उनके साथ साथ, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमें और सबको सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।